आज हम लोग आरपीएससी के सिलेबस में लगे हुए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में लगे हुए सौंदर्य की नदी नर्मदा का पाठ करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण रचना है और आरपीएससी के सिलेबस में इसे लगाया गया है, जिसको अमृतलाल वेगड़ ने लिखा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि प्रस्तावना से इसका अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी शुरू में हम लोग इसका पाठ करेंगे, फिर अंत में इससे संबंधित प्रश्न और इसके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से देखेंगे। चलिए, प्रस्तुत कृति नर्मदा के सौंदर्य के साक्षात्कार के जीवंत अनुभव का सहज संवेद प्रस्तुति है। दृश्य और दृष्टा के रागात्मकता से पाठक को आत्मीय साझेदारी का आमंत्रण देती है। इस कृति में साहित्य और चित्र दोनों की विशेषताओं का अंतर्गंथन है। नदियों को हमने माँ माना है। नर्मदा का महात्म्य उसके प्रवाह की विविध छवियाँ अंकन का विषय रहे हैं। नर्मदा की महिमा के प्रति लेखक के कृतज्ञ भाव और उसके सौंदर्य के साक्षात्कार से उत्पन्न भावोत्पन्नता ने कृति को एक विशिष्ट पहचान दी है। रसमय तथ्य अथवा तथ्यात्मक रस इस कृति को पढ़ना एक सहचर के रूप में एक यात्री के रचनात्मक अनुभवों को सुखद साझेदारी करना है। इस अनुपम कृति के लिए लेखक को हम सबकी सामूहिक बधाई। हम प्रसन्न हैं कि हम अपने पाठकों को एक पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक सौंप रहे हैं। लेखकीय में इन्होंने ये लिखते हैं, कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की, और हर बार मेरा उत्तर होता है अगर मैं यह यात्रा न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जिस काम के लिए बना हो उसे उस काम को करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा की पद यात्रा के लिए बना हूँ। किंतु जब तक यह सत्य मुझे पता चला, मैं 50 के करीब का हो चुका था। प्रथम पदयात्रा में 1977 में की और अंतिम 1987 में। इस 11 वर्षों के दौरान की गई 10 यात्राओं का वृत्तांत है इस पुस्तक में। साथ ही कुछ रेखांकन भी है जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किए थे। नर्मदा तट के नर्मदा तट की भूगोल तेजी से बदल रही है। बारगी गांव बांध के कारण नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व नहीं रहा है। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांध के कारण अनेक गांवों तथा नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब मैंने ये यात्राएं की तब एक भी गांव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी लाखों वर्ष पूर्व थी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों में संजो कर रख दिया है। इसमें जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है, सौंदर्य उसका, भूल चूक मेरी। अमृतलाल वेगड़। इसका पहला चैप्टर है या पहला अध्याय कहें तो देखो तो लिखते हैं नयन न तिरपित भेल। नयन न तिरपित भेल जो रचना है, वो पंक्ति है, ये विद्यापति की रचना से ली गई है। विद्यापति की लाइन है। चलिए अध्ययन करते हैं। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों के मोहमयी कुहेलिका से उभरकर हमारे सामने आती है। नर्मदा शिव तनया हैं। किसी अनादिकाल में भगवान शंकर पर्वत शिखर पर ध्यान मग्न थे। उनके अनजाने में ही किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा निःसृत हुई। जन्म लेते ही वे शिव की तपस्या में लीन हो गईं। शिव ने नयन खोले तो ये एक असाधारण तपस्विनी को देखकर चकित हुए। यौन दीप्त स्निग्ध श्यामल ऋजु देह को तप के अनुशासन से स्वर्ण कंठित आभा ने जैसे कसकर बांध दिया हो। नेत्रों में बिजली कौंध रही है। देखकर शिव प्रसन्न हुए। वर दिया, तुम अमृतमयी होगी। जो फल तीर्थवारी में अवगाहन से होगा वह तुम्हारे दर्शन से ही सुलभ होगा। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चिर कुमारी होगी। मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। कली काल में तुम पतित पावन गंगा के समग्र महात्म्य के अधिकारिणी होगी। विचित्र नहीं यदि ऐसी अद्वितीय पुण्योतया शिव की आनंद विधायिनी सार्थक नमना स्रोतस्विनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी लालायित रहे हैं, और तो किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा तटवासी अमृतलाल भी एक दिन अपने चिर संचित साथ मिटाने के लिए परिक्रमावासी बने। सौंदर्य की नदी नर्मदा उनकी इसी परिक्रमा का आलेख है। किंतु यह कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निपट घरेलू स्वभाव की अमृतलाल को घर में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार घर से बाहर खींच लाती है। यह तो कोई शौकिया तफरीह नहीं,
सरासर कष्ट संकुल पांव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाले भ्रमण से अधिक भटकना है। समय योग सुविधा पाते ही अमृतलाल घर से निकल पड़े और जहाँ छोड़ते हैं वहीं से अगली बार फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं तो माँ नर्मदे लगाम तुड़ाकर मैं फिर आ गया। रविन्द्रनाथ ने अपने एक गीत में एक ही विशेष्य के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया, साधक, प्रेमी और पागल। इनमें शेष 2 को सदा ही समानार्थी माना है और तीसरा भी अपांक्तेय नहीं। तीनों एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे अंतरंग भाव से चलते हैं मानो तीनों 3 नहीं 1 हों। अमृतलाल ऐसे ही अर्थ में नर्मदा के साधक हैं और उनकी रस साधना का मूल मंत्र यही शाश्वत 2.5 अक्षर का शब्द है, जिसकी बात कहते कबीर दास कभी थकते नहीं। ऐसी ही सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को नर्मदा से बांधे हुए है। वे भरसक नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं। वियोग उन्हें सहन नहीं, भले ही इससे 2.5 कोस का सफ़र 9 दिन में तय हो। नर्मदा को वे देखते हैं, सुनते हैं, दिन में, रात में, सुबह, साँझ और साँझ सवेरे। नर्मदा जैसी बहुरूपणी नदी हमारे देश में दूजी कहाँ। अभी सुगंभीर प्रशांता, दूजे क्षण चपल मुखरा, अभी सलज्जा तो अभी सप्रतिभ क्रीड़ा कौतुक से तो कोई उसे विरत ही नहीं किया जा सकता। प्रपातों की सृष्टि करना नदियाँ नर्मदा से सीखे। अमृतलाल कहें भी तो क्या, वे जब घर लौटते हैं तब अगली परिक्रमा का स्वप्न देखते हैं। घर चलो, घर मानो रैन बसेरा हो। उनके मन की गढ़न शिल्पी की है और शिल्पी दरअसल बेघर होता है। संभवतः इसलिए परम शिल्पी को अनिकेत कहा गया है। फिर अमृतलाल ने तो शिल्प की शिक्षा ही शांति निकेतन के कला भवन में विधिवत आचार्य नंदलाल बसु से पाई थी। शिल्प की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साध लिया, यह एक रहस्य है। अवश्य ही वे कोई भारी भरकम भ्रमण वृत्तांत लिखने नहीं बैठे थे। उनकी गायकी ध्रुपद की नहीं, लोकगीत की है, जिसमें मनुष्य के सुख दुख, चढ़ाव उतार, धूप छाँव, कब आते हैं और कब चले जाते हैं, आहट ही नहीं मिलती। यह सहज भाव की सिद्धि है, जिसे सजने संवरने का न आग्रह होता है न प्रयोजन। वे कहते हैं, जब कोलाहल नहीं रहता, कलरव तभी सुनाई देता है। उनका विश्वास है कि हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अमृतलाल के निकट बिना बुलाए चले आते हैं। जिसने आदिवासी नारी को देखा है वह तुरंत समझ लेगा कि बैगा स्त्रियों के शरीर किस प्रकार गुदनों से छलक रहे हैं। कृष्ण पक्ष की 14 का चांद कैसा दिखाई दे रहा है। अमृतलाल कहते हैं, घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह अथवा शिलाओं की मंडित और झाड़ियों से आच्छादित विशाल किनारे से सटकर बहती नदी नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव के गोद में पार्वती सो रही हूँ। नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर अमृतलाल कहते हैं, मंडला मानो नर्मदा के कर्ण कुंडल में बसा है। और यह रही अत्युक्ति। हवा इतनी गर्म हो गई कि लगता है अगर छोटी सी चिंगारी डाल दे तो हवा में आग पकड़ लेगी। उक्ति को सुक्ति बनते देर नहीं लगती। प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है, ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। अमृतलाल स्वभाव से विनोदी हैं, पर विनोद को कभी कभी व्यंग का बाना पहनना पड़ता है। जब गुमान को खेद होता है कि परकमवासी अपनी जमीन जायदाद के तुच्छ झगड़े यहाँ समुद्र तक ले आते हैं, तब अमृतलाल चकित नहीं होते। वे कहते हैं, तुम समुद्र की कहते हो। आदमी जल्द ही अपने झगड़े को अंतरिक्ष में ले जाएगा। झगड़ों के लिए धरती अब उसे छोटी पड़ रही है। और एक छोटा सा उपहार डाक सेवा विभाग के लिए रहा। श्रद्धालु जब नर्मदा के दीप प्रवाहित करते हैं तब उनमें कुछ दूर तक जाते हैं और कुछ थोड़ी दूर जाकर ही डूब जाते हैं या बुझ जाते हैं। डाक से पत्र छोड़ते समय मेरे मन में भी थोड़ा बहुत यही भाव रहता है, पता नहीं इसमें कितने मंजिल तक पहुँचेंगे, कितने बीच में दम तोड़ देंगे। इसलिए पत्र छोड़ते समय मैं यह प्रार्थना अवश्य करता हूँ, जाओ वत्स, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम अपने गंतव्य तक पहुँचो, रास्ते में अनावश्यक विलम्ब न हो, डाक के देवता तुम्हारी रक्षा करें। नदी नाव संयोग से न जाने कितने लोगों के साथ अमृतलाल का परिचय होता है, जिनके अविस्मरणीय शब्द चित्र उन्होंने अपनी सधी हुई कलम से आंके हैं। अमृतलाल के शब्द चित्र और रेखा चित्र बहुत घनिष्ठ और सजाती हैं। रेखा चित्र पुस्तक की सज्जा नहीं, संपदा है।
वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित करते हुए समय जैसे उनके रुक गया है, पर उनके हृदय की धड़कन के साथ नर्मदा के घाटों के चित्र देखे। उनमें उतरने चढ़ने वालों की पदध्वनि सुनाई देती है, कूटने वालों के हाथ का मूसल ऊपर उठकर बस अगले ही क्षण नीचे उतरने वाला है। यही बात ढोलक पर पड़ने वाली धापों की है। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, उसमें देह का बांकपन, हाथों की मुद्रा और पाँव के थिरकन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और तनिक बोझ पर संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को देखें कि किस भांति वे अपने देह को, सिर के बोझ को और लपक कर चलने की गति को संतुलित किए हुए हैं। ऐसे ही संतुलन का दृश्य अब आप नदी या पार करने वाली टोली के रेखा चित्र में पाएंगे, जिसमें कुछ के पांव ठीक सधे हुए हैं तो कुछ के पांव भय से डगमगा रहे हैं और शायद दिल धड़क रहा है। यहीं दही या मठा बहाने वाली नारी, आग तापते हुए तीन वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न पांच परकमवासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बरबस मुदित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के बहुत अपने हैं। नाते सबे राम के मनियत सुदृढ़ सुसेव्य कहाँ जहाँ लो, वस्तुतः वहीं चित्रों में यह विशेषता बनी हुई है। पथ प्रांतर और वन वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अमृतलाल कर चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए। न चतुर्मास किया, न परिक्रमा के सारे नियम का पालन किया, न परिक्रमा पूरी की। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, जाना, बुझा, अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतर यात्रा भी चलती रही, जो भले ही समाप्त न हुई हो पर अपने आप में पूरी है। उस पर पूर्णता की अदृश्य मुहर लगी हुई है। ओश के कारण के कण में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है, आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं, इसलिए अपने आप में पूरा है। तथापि यदि अमृतलाल के अंतर के किसी कोने में अतृप्त बनी हुई है तो उनसे वहाँ बने रहने का अधिकार है। जन्म अवधि अमरूप निहारल नयन तिरपत बेल, मोहन वाजपेयी। नर्मदा की बात यात्रा साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी में कुछ उच्च कोटि का यात्रा साहित्य लिखा गया, किंतु परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से उसमें अभी बहुत कुछ वृद्धि की गुंजाइश है। श्री अमृतलाल वेगड़ की यात्रा को उनकी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया अनूठा अनुभव होगा। वह सच्चे अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। कई वर्षों के अपार संपन्नता की गई है। यह यात्रा एक अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है, जिसमें औपन्यासिकता भी है और कवित्व भी। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। सचमुच यह नर्मदा लेखक की तरह हमारी भी स्मृतियों की अविच्छेद अंग बन गई है। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं, हम सब भारतीयों की जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहयात्री तो इस अद्भुत उपन्यास के सदा जागृत, सदा जीव पात्र भी ही हैं ही, साथ में जनजीवन के अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ से वहाँ तक गूंथे पड़े हैं। उनके 20 ऐसे चरित्र हैं जो भले थोड़ी देर के लिए आए हों, किंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा सदा के लिए हमारे स्मृति में बस जाते। मैंने इस महायात्रा को धारावाहिक के रूप में पढ़ा। ऐसी रसवंती और जीवन लीला के अपार वैविध्य से छलकती यात्रा मन को चाहे जितना तृप्त करे, मन उससे कभी अघा नहीं सकता। इसलिए समापन किस्त पढ़ते हुए जहाँ समुच्चय एक वृत्त की सी संपूर्णता का संतोष मिला, वहीं एक अजीब सी उदासी भी मन पर छा गई कि अब यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे तो नर्मदा की कहानी अनादि और अनंत है, उसका क्या आरंभ और क्या अंत। वह तो स्वयं मनुष्य और उसकी आदिम विस्मयानुभूति की तरह, सृष्टि प्रवाह की तरह अक्षय जान पड़ती है। किंतु यह उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, इसके पीछे कहीं एक विकराल वास्तविकता भी है। लेखक ने स्वयं उसे व्यक्त किया है और बड़े बेलाग ढंग से निर्मम यथातथ्य के साथ व्यक्त किया है। मेरी यह यात्रा के 100 साल बाद तो क्या 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों मील लंबा एक जलमग्न हो जाएगा।
ये न वे गांव रहेंगे न पगडंडिया। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा का भूगोल जितना नहीं बदला उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। इस विकराल वास्तविकता को देखते हुए अमृतलाल वेगड़ का यह यात्रा वृत्तांत अपना एक महत्वपूर्ण पहलू उद्घाटित करने लगता है। इतना दुर्लभ दस्तावेजी महत्व जिसे अनदेखा करना अनर्थकारी होगा। भले हम इस श्रद्धावान लेखक के साथ यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लें कि नर्मदा तो बस नर्मदा ही है, जैसा भव्य उसका अतीत है वैसी उज्जवल उसका भविष्य। जरा सोचिए, ऐसा दुर्लभ और मणिकांचन संयोग भी कब और कहाँ जुटता है कि एक लेखक से भरा पूरा आदर्श बोध भी हो और यथार्थ बोध भी। उसमें प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने की तन्मय होने की प्रतिभा भी हो और सजीव सटीक वर्ण सामर्थ्य भी। ऐसा लेखक जो भाषा के साथ उतना ही सहज और निश्चल हो जितना जनजीवन के साथ हो, जिसमें करुणा के साथ हृदय हास्योद्रेक क्षमता हो और श्रद्धा के साथ तटस्थ बौद्धिक विश्लेषण वृत्ति भी। और ऐसा सुयोग भी कब कब साधता है कि जीवन लीला और प्रकृति सौंदर्य के इस अखूट विस्तार और वैविध्य को आप शब्दों के साथ साथ रेखाओं में भी आकारों में भी बोलते सुन सकें। कहना कठिन है कि अमृतलाल जी के शब्द अधिक मुखर सजीव हैं कि रेखाचित्र। मेरा बस चले तो मैं इस पुस्तक के 2 संस्करण कराऊं। एक अपेक्षाकृत नयनाभिराम साज सज्जा वाले डिलक्स संस्करण जिसे रसिक जन खास मोल कर चुका के ही सहेज सके, और दूसरा सर्वजन सुलभ जेबी हालांकि सुरुचिपूर्ण संस्करण जिसे स्कूल का छात्र, प्राइमरी का शिक्षक, दफ्तर का चपरासी, नया प्रौढ़ साक्षर हर कोई 10-15 रुपए में अपनी संपत्ति बना सके। क्या यह असंभव सपना है? मेरा मन कहता है कतई नहीं। इससे अधिक सहज स्वाभाविक आचरण और क्या हो सकता है इस रचना के साथ, जो जितनी सौंदर्यशालीन है उतना ही मनोरंजनी भी। मेरा बस चले तो मैं इसे स्कूल की पाठ्यक्रम में लगा दूं, क्योंकि यह सौंदर्य का ही नहीं संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इस नदी के पास कितना कुछ कहने बताने को है कि वह इस तुमुल कोलाहल के बीच भी हमें अपने हृदय की बात कहने लगती है। मेरी कामना है कि हिंदी जगत में इस रचना का भरपूर स्वागत होगा। रमेश चंद्र शाह। फिर आता है नर्मदा का ये मैप। ग्रामे दा यादि वरड़े पुण्या सर्वत्र नर्मदा। फिर आता है चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक। दक्षिण तट में अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, मंडला, महाराजपुर से ग्वारी घाट यानी जबलपुर, ग्वारी घाट से बरमान घाट, बरमान घाट से सांडिया, सांडिया से होशंगाबाद, होशंगाबाद से हंडिया, हंडिया से ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से खलाघाट, खलाघाट से बोरखेड़ी, बोरखेड़ी से केली, केली से शूलपारेश्वर, शूलपारेश्वर से कबीरबड़ से विमलेश्वर, विमलेश्वर से मीठी तलई समुद्र यात्रा, मीठी तलई उत्तर तट में, मीठी तलई से कोलियात, कोलियात से भरू। कुल मिलाकर देखें तो लेखक का जो है यात्रा पूरा नहीं हुआ है। दक्षिण तट का मैक्सिमम एरिया कवर हुआ है और उत्तर तट का थोड़ा कम उससे कवर हुआ है। नेक्स्ट, ये सारी पुस्तकों में चित्र हैं। आपको पता होगा कि अमृतलाल वेगड़ जो हैं एक अच्छे चित्रकार भी थे। तो फिर हम लोग उत्तर तट पे बात करेंगे, जबलपुर से छेवड़िया। नर्मदा सौंदर्य की नदी है। यह नदी वनों, पहाड़ों और घाटियों से बहती है। मैदान इसके हिस्से में कम आया है। सीधा सपाट कहना तो यह जानती ही नहीं, बहना तो यह जानती भी नहीं। यह चलती है, इतराती है, बल खाती है, वन प्रांतरों से लुकती छिपती, चट्टानों को तराशती, डग डग पर सौंदर्य की सृष्टि करती, पग पग पर सुषमा बिखेरती। नर्मदा मुझे बचपन से खींचती रही है। उसके विविध रूप देखने में सुदूर देहातों में गया हूँ, उसकी शोभा से मुग्ध होकर निहारता रहा हूँ, लेकिन तृप्ति कहाँ। पर कमवासियों को देखकर हर बार मन ललक उठता है। सोचता हूँ उनके स्केच बुक लेकर क्यों न इनके साथ हो लूँ, लेकिन बात बनती नहीं। किंतु एक दिन बात बन ही गई। मेरे सहयोगी पांडे जी जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पदयात्रा के लिए तैयार हो गए। अब हम तीसरे साथी को तलाशने लगे, जिससे पूछते वहीं हंसता। कहता वसीयतनामा लिखकर जाना, कोई कहता साथ में गधा जरूर लेकर जाना, बोझा ढोने के काम आएगा, सवारी का काम भी देगा। कोई सहयोगी तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे 2 छात्र खुशी खुशी तैयार हो गए, यादवेंद्र और सूर्यकांत।
तय हुआ कि दशहरा मनाकर दूसरे दिन सवेरे चलेंगे। यात्रा ग्वारी घाट से शुरू होगी। 22 अक्टूबर 77 की बात है। सुबह हम चारों ग्वारी घाट से पीठ पर बोझा लादे नर्मदे हर्ष की घोष के साथ चल पड़े। तीसरे पहर छतरपुर गांव पहुंचे। रात को एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तब टांगे तो दुखी रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कंधे जकड़ के उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई। सवेरे आगे बढ़े। बरसात अभी अभी खत्म हुई थी। कई जगह दल दल था और पैर फिसलते थे। एक गांव में एक ग्रामीण के घर सुस्ताने बैठे तो मेरा ध्यान उनके घर के दीवारों पर गया। दीपावली की लिपाई पुताई हो चुकी थी। उनकी स्त्री ने दीवार पर बेल बूटे निकाले थे। मैंने उससे कहा, मोर बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसने लज्जित पर साथ ही उत्साहित होते हुए कहा, यहाँ देखिए, कुछ यहाँ भी बने हुए हैं। बाद में पांडे जी ने बताया, आपकी प्रशंसा से वह बहुत खुश हुए थे। पुलक भरे स्वर में अपनी सहेली से कह रही थी, इन लोगों को मेरे बेलबूटे बहुत अच्छे लगे। शाम को बिजौरिया पहुँचते उस पार है बरगी कॉलोनी, जहाँ नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है। गंगा की गहरी खाई सी नींव में उतर कर ही हम बिजौरा पहुंच सकते थे। सोने के लिए पाठशाला मिल गई, एक कमरे की पाठशाला। चौखट में दरवाज़ा नहीं था, मेरा बिस्तर वही था। पांडे जी कहने लगे, बघेरा आया तो पहला शिकार आप होंगे। बहुत दुबला हूँ, गिनी चुनी हड्डियाँ हैं मेरे शरीर में। कहता हूँ बेचारे को प्रथम ग्राम में मक्षिकापात होता है, पर हाँ, जब तुम्हारे पास आएगा तब मधुरा समापयित होगा। सुबह नारंगी रंग का बड़ा भारी सूरज निकला नहीं, उगा। पौधे जैसे धरती में से उगते हैं। ताज़ा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कोमल लग रहा था। तैयार हुए और बंजारों की तरह चलते बने। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी मिली। मैंने सन्यासी से पूछा, कैसे कैसे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं? तो कहने लगे, अधिकतर लोग भीख मांगने के लिए परिक्रमा उठाते हैं। उनके पेट भी भर जाते हैं और पैर भी पूज जाते हैं। रास्ते में एक नाई का भी साथ हो गया। बड़ा बातूनी था। हमने पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा, अगले गांव में ही रुक जाइए, आज वहां से माल गुजार के भाई की 13वीं है। काफ़ी लोग जुटे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। रहने के साथ साथ भोजन की भी समस्या हल हो जाएगी। मैंने डपट कर कहा, हम 13वीं में खाना नहीं खाते। उस गांव में हम रुके नहीं। गांव के बाहर कई खेत फोड़े गए थे, कभी कीचड़ में तो कभी मेड़ों पर। आगे बढ़ ही रहे थे कि पड़ा हिंगना नाला, जिसमें पानी कंपा अधिक था। इसमें पैर धंसते ही थे और मुश्किल से ही निकलते। यहाँ यादविंद की लाठी बहुत काम आई। फिर भी उस ओर पहुँचते पहुँचते छठी का दूध याद आ गया। कुछ आगे बढ़े तो सगौन का घना जंगल शुरू हो गया। फिर पहाड़ की चढ़ाई। पहाड़ को लांघने में हाँफ गए, लेकिन मज़ा भी कम नहीं आया। उस पहाड़ी को लांग कर क्या आए थे, एक सर्वथा नवीन सौंदर्य लोक में आ गए। चारों ओर हरियाली हरियाली। धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए और जंगल भी शुरू हो गया। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अछूती भूमि में जा रहे हों। पैर और कंधे दुख रहे थे, पर मन का उल्लास फूट फूट पड़ता था। कभी पहाड़ी पर चढ़ती, कभी खड्ग में उतरती, कभी झाड़ झंखाड़ में उलझती, कभी छोटे छोटे झरनों में उतरती। हमारी पगडंडी हमें एक ऐसे स्थान पर ले आई जिसे देखकर हमारे खुशी से झूम उठे। सामने एक नन्ही नदी थी, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों के पंगतें लगी थी। उन्हें देखकर आंखें पलक झपकाना भूल गई। कान निनाद सुनने में मगन हो गए। समाधि सी लग गई। लेकिन बुद्धि जिसका नाम, उसने कहा, जरा वहाँ तो देखो, सूरज ढल रहा है, शाम गहरा रही है। न जाने बरहिया खेड़ा कितनी दूर हो। उठो चलो। उठना पड़ा। नदी पार की, लेकिन उस पार पगडंडी मिल नहीं रही थी। नदी में आकर मानो घुल गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली। तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा होते होते पटेल के घर पहुँचे। पटेल तो बाहर गया हुआ था, लेकिन घर के लोगों ने हमें बड़ी खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। थक कर चूर हो गए थे। खाना बनाया, खाया और घोड़े बेचकर सो गए। सुबह उठकर देखा, घना कोहरा था। नर्मदा तट गए। घटाटोप कोहरे के कारण आकाश और धरती एकाकार हो रहे थे। आकाश मानो धरती पर उतर आया था। कोई घंटों बाद कोहरा छटा, लेकिन नदी अभी भी स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि नदी में से भाप उठ रही थी। मैंने देखा, भाप सीधी नहीं उठती, वलयाकार उठती है। तन्मय होकर देखता रहा, सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती है। इस तरह वर्तुल में लहराती क्यों उठ रही है? भाप ही क्यों? स्वयं नर्मदा को
भी तो कहीं सीधे बहते नहीं देखा, वह भी सीधी रेखा में अपने वक्रिम रेखा में चलने से ज़्यादा सौंदर्य अनुभव करती है। यही वक्र गति प्रियमता मनुष्य में भी है। यहाँ छंद में, रंग में, लय में, ताल में ढाल ढलकर कला बन जाती है। कोहरे और भाव की क्रीड़ा अद्भुत लगे। कल इसे दोबारा देखेंगे, आज नहीं जाएंगे। दोपहर को आराम कर रहे थे कि बाहर से धड़ाम की आवाज़ आई। उसी घर की एक स्त्री जंगल से लकड़ी का गट्ठर ला रही थी। गट्ठर खंबे से टकराकर गिर पड़ा और उस पर गिरी वह स्त्री। गिरते ही बेहोश हो गई। टंगा टोली करके उसे घर में ले आए। एक एक स्त्री उस पर पंखा झलने लगी। बीच बीच में उसे झकोरती और जोर से बुलाती, लेकिन वह होश में नहीं आई। बाहर जाते समय हम उसे एक गोली देते, कहा होश में आने पर इसे दे देना, शरीर का दर्द कम हो जाएगा। शाम को लौटते ही मैंने घर की एक स्त्री से, जो सूपे में कुछ फटकार रही थी, पूछा, क्यों बाई, आज जो बाई गिरी थी उसकी तबीयत कैसी है? वो स्त्री लजाकर मुस्कुराई। मैं समझा नहीं। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा, यही तो गिरी थी। मैं चकित। जो स्त्री कुछ घंटे पहले बेहोश पड़ी थी, काम कर रही थी। घर के लोगों में घरोबा हो गया था। घर की स्त्रियों को आटा दिया और उन्होंने रोटियां बना दी। रात को सोते समय मैं सोच रहा था, कल सवेरे हो और कब भाप और कोहरे का जादू देखने को मिले। सवेरे 4 बजे नींद खुल गई। ढिबरी के टिमटिमाते उजाले में स्त्रियों का कार्यकलाप शुरू हो गया था। एक स्त्री ओखली में धान कुट रही थी, फिर दूसरी आ गई। दोनों के मूसल बारी बारी से चलने लगे। मैं इनकी जुगलबंदी देख ही रहा था कि एक स्त्री ने चक्की पीसना शुरू कर दिया। साथ ही वे गाती भी जा रही थी। भोर में यह सब कितना भला लग रहा था। उजाला होते ही मैं नर्मदा तट पर भागा, लेकिन एक सीधी सादी बात भूल गया था, जिसके लिए हम बहुत व्यग्र होते हैं, वह प्रायः छलना सिद्ध होता है। आज न तो कोहरा था, न भाप।